जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का 19वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसे हिंदी में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आइए समझते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह है क्या। हम जो भी काम करते हैं, धार्मिक कार्य, सामाजिक कल्याण, इन सबको छोड़कर, सेवा का कार्य, इन सबको छोड़कर जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या होता है? आय अर्जित करना होता है। यानी कि आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य आय अर्जित करना होता है। जैसे कोई एजेंट है, चाहे कोई लेबर है, चाहे कोई उद्योगपति है, इन सब का उद्देश्य क्या होता है? आय को अर्जित करना। तो यहाँ तीन शब्द को हम लोग बारी बारी से समझेंगे आय का चक्रीय प्रवाह में। तो सबसे पहले समझते हैं आय। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? आय अर्जित करना है। और दूसरा शब्द है चक्रीय, यानी कि सर्कुलर, ना कि रेखीय। देखिए, ये रेखीय हुआ, ठीक है, कहाँ शुरू होगा कहाँ अंत होगा इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर है चक्रीय, देख रहे हैं, चक्रीय। इसमें क्या हो रहा है कि आय निरंतर प्रवाहित होती है। इस चक्र में क्या होती है? आय निरंतर प्रवाहित होती है, रैखिक ना होकर चक्र के रूप में, चक्रीय रूप में। यानी कि चक्र रूप में क्या होता है कि जो चीज जहां से शुरू होती है घूमकर वहीं पहुंच जाती है। मान ली यहाँ से शुरू किए तो चक्र में क्या होगा? यहीं आकर हम लोग रुक जाएंगे। तो जो चीज जहां से शुरू होती है घूमकर वहीं पहुंच जाती है और फिर से शुरू हो जाती है और एक चक्र का रूप ले लेती है, ये चक्रीय प्रवाह कहलाता है। जैसे कि आय का चक्रीय प्रवाह को हम लोग जल चक्र से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए बादल हैं, बादल क्या करते हैं? ये वर्षा करते हैं और लैंड पर ये पहुंच जाता है और लैंड पर कोई एक पॉन्ड है, वहां पर जाकर जमा हो जाता है। फिर यहाँ पर वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण से फिर बादलों में पानी पहुंच जाता है। तो ये जल चक्र का रूप ले लेता है। ठीक है, जल चक्र का वो रूप ले लेता है और यही जल चक्र का, इसी को हम लोग आय के आधार पर लगाते हैं तो ये आय का चक्रीय प्रवाह हो जाता है। यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह आर्थिक गतिविधियों में चलते रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लें हम कुछ कमाते हैं, ठीक है, उसको फिर खर्च कर देते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर हमारे पास आ जाता है और ये चक्र बार बार चलते रहता है, ऐसा चलते रहता है। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह हो जाता है। तो आय का चक्रीय प्रवाह आर्थिक गतिविधियों में चलते रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में चलते रहता है। तो आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। इसको और एक अलग तरीके से समझते हैं। जैसे हम लोग उत्पादन के कारक पढ़े थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, याद है ना? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, पीछे हम लोग जाके पढ़ चुके हैं। एक कारक होता है, एक दूसरा क्या होता है? आय होता है। जैसे भूमि, जो लैंड होता है, उसके बदले हमें क्या मिलता है? रेंट, किराया मिलता है। लेबर होता है, श्रम होता है, श्रम के बदले क्या मिलता है? वेजेज, उसे वेतन भी बोल सकते हैं। ये एक पूंजी होती है, उसे कैपिटल होता है, उसके बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। और एक एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी होता है और वो जो रिस्क लेता है उसके बदले क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। तो एक तरफ कारक है, दूसरी तरफ क्या है? आय है। ये दो चीजें आपके सामने दिखाई देती है और इन्हीं चीजों से हम लोग समझेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह कैसे बनता है। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं परिवार का। ठीक है, एक परिवार ले लेते हैं जिसे हम लोग हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स बार बार आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे ये हाउस होल्ड को हम लोग परिवार ले सकते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स को क्या लेंगे? परिवार के रूप में। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर। हाउस होल्ड्स, एक तरफ हाउस होल्ड होगा, आय का चक्रीय प्रवाह के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या क्या दोनों में अंतर है। तो हाउस होल्ड्स जो रहते हैं उत्पादन के कारकों के मालिक होते हैं। जो हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? उत्पादन के कारकों के मालिक होते हैं। और जिसमें क्या होता है कि ये कैपिटल लगाएंगे, यानी कि पूंजी लगाएंगे, उसके बदले ब्याज मिलेगा। लैंड लगाएंगे, लैंड को किराए पे देंगे तो उसके बदले किराया मिलेगा। लेबर करेंगे तो मजदूरी मिलेगी। और एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे या उद्यमी बनेंगे तो लाभ कमाएंगे। तो उत्पादन के कारकों के मालिक कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हाउस होल्ड में कौन कौन शामिल हो जाएंगे? जिसने मशीनें लगाई हो, जो मजदूरी करता हो, जमीन का मालिक हो, चाहे जो उद्योग लगाया हो। ठीक है, ये सारे के सारे ये हाउस होल्ड कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि पृथ्वी पे जो भी है वो हाउस होल्ड के अंतर्गत आएगा। तो हाउस होल्ड मालिक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी होगा। क्यों? कैसे होगा? जैसे मान लिया एक हाउस होल्ड होगा, इस ये कमाया, मजदूरी कमाया, रेंट कमाया, तो क्या करेगा? कमाने से आय जो होता है उसको इन्वेस्ट भी तो करेगा। तो कहीं लगाएगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं उस पर खर्च करेगा। तो खर्च करेगा तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा, उपभोक्ता भी हो जाएगा। यानी पृथ्वी पे सभी लोग हाउस होल्ड होते हैं। जो हाउस होल्ड होता है मालिक होने के साथ साथ क्या होता है? उपभोक्ता भी होता है। क्योंकि मालिक मालिक को आय होता है तो ये खर्च तो करेगा ना, तो उपभोक्ता भी होगा। तो आय होगा तो उपभोग भी करेगा, चाहे वो मजदूर हो चाहे उद्यमी हो। मजदूर होगा साइकिल पे चलेगा, उद्यमी होगा वो कार पे चलेगा। तो जिसकी जैसी आय होगी उस तरह से वो खर्च करेगा।
तो आय का उपयोग सामान्यतः उपभोग करने के लिए होता है। तो एक कुल मिलाकर कहें कि आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य आय अर्जित करना है और इस आय का उपभोग करना है। ठीक है, आप हाउस होल्ड को समझ लिए होंगे। अब देखते हैं आगे। फिर एक चीज को, इस आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए फर्म को समझते हैं। फर्म को हम लोग उद्योग या कंपनी ले लेते हैं, उद्योग या कंपनी समझने के लिए ले लेते हैं। तो ये उद्योग कंपनी, यहाँ पर कौन मालिक होगा? उद्यमी होगा। कौन होगा? उद्यमी। उद्यमी क्या करता है? भूमि, पूंजी और श्रम, इन तीनों को मिलाकर क्या करता है? मिलाकर वस्तुओं का उत्पादन करता है। इन तीनों को मिलाकर क्या करता है? उद्योग बनाएगा। और यही उद्योग ये एक संस्था के रूप ले लेगी और ये संस्था क्या करेगी? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करेगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करेगा। तो एक तरफ आपका क्या हो गया? फर्म्स हो गया, एक तरफ क्या हो गया? फर्म्स हो गया, एक तरफ क्या हो गया? हाउस होल्ड हो गए। ठीक है, एक फर्म्स हो गया, एक हाउस होल्ड हो गया। फर्म उद्योग का रूप ले लिया और हाउस होल्ड को बहुत सारे थे, उसमें उद्योगपति को ले लेते हैं। ठीक है, उद्योगपति हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? ये एक तरफ से फर्म्स हो गया, एक दूसरे को हाउस होल्ड ले लेंगे। तो अब ये चक्र का रूप कैसे लेगा? तो क्या होगा? फर्म को उत्पादन के लिए उत्पादन के कारक चाहिए। उत्पादन के कारक कौन कौन थे? ये देखिए, उत्पादन के कारक ये थे, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये चार कारक होते हैं। फर्म को उत्पादन के लिए उत्पादन के कारक चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ये कारक हाउस होल्ड से प्राप्त होगा। फर्म को ये कारक कहां से प्राप्त होगा? हाउस होल्ड से प्राप्त होगा। और हाउस होल्ड को ये कहां से प्राप्त होगा? हाउस होल्ड को। तो इस तरह से हम हाउस होल्ड को हम लोग फैक्टर मार्केट भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि श्रम बाजार है, तो वहां क्या मिलेगा? मजदूर मिलेंगे। ठीक है, सीए के बाजार में जाएंगे तो वहां सीए मिलेंगे। तो उसी तरह फैक्टर है, यानी कि कारक बाजार है, इसको हिंदी में कारक बाजार कहेंगे। तो कारक कहाँ मिलेंगे? कारक बाजार में मिलेंगे। तो इसको हम लोग, हाउस होल्ड को हम लोग फैक्टर मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फैक्टर मार्केट को हिंदी में क्या कहेंगे? कारक बाजार, यानी कि ऐसा बाजार जहाँ फैक्टर मिलता है, कारक मिलते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फर्म क्या करेगा? फर्म क्या करेगा? ये जो फर्म है, कारक बाजार से उत्पादन के कारक एकत्र करेगा, उत्पादन कारक, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और इसके बाद वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर देता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर देता है। तो ये चक्र के रूप में कैसे लेगा, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में क्या होगा? पहले इसको समझते हैं। तो फर्म क्या करेगा? उत्पाद, ये जो पहले चरण में क्या होगा कि फर्म जो है यहाँ पर उत्पादन करेगा। ये उत्पादन का चरण होगा, यहाँ प्रोडक्शन होगा। पहले चरण में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा या वस्तु का जनरेशन होगा। फर्म उत्पादन के लिए हाउस होल्ड से चीजें लेकर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, यानी कि हाउस होल्ड से क्या करती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर क्या करती है? वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरे चरण में, सेकेंड स्टेज में देखेंगे, उत्पादन को कारकों को कुछ देती है। अगर ये हाउस होल्ड से जो फर्म है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगी, तो उसके बदले पेमेंट तो करेगी ना। लैंड के बदले रेंट पे करेगी, लैंड के बदले क्या करेगी? लैंड के बदले क्या करेगी? किराया पे करेगी, लेबर के बदले मजदूरी पे करेगी, पूंजी के बदले ब्याज पे करेगी और उद्यमी के बदले लाभ पे करेगी। ठीक है, तो ये फर्म उसको पे करेगी। तो इसके बाद क्या होगा? तीसरे चरण में क्या होगा कि जो आय हुई है, यानी कि जो आय हुई है उसका कुछ हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च होगा। जो उसका कुछ हिस्सा किस पर होगा? गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च होगा। तो गुड्स और सर्विसेज इनको फर्म प्रदान कर रही है, देख रहे हैं, फर्म प्रदान कर रही है। और यह फर्म प्रदान कर रही है, फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्म को हम लोग फिर पैसा दे देंगे, फिर पैसा देंगे और ये चक्र के रूप में चलता रहेगा। तो जैसे कि क्या होगा, एक तरफ मान लेते हैं फर्म है, ठीक है, एक तरफ फर्म मान लेते हैं, एक तरफ हाउस होल्ड मान लेते हैं। ठीक है, इतना तीन चरण को समझने के लिए सिंपल से समझाता हूं। तो फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। पहले स्टेज में क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन के लिए क्या करेगा? हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लिया तो इसके बदले कुछ पेमेंट करेगा फर्म, ये जो फर्म है कुछ पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। ठीक है, हाउस होल्ड को क्या होगी? इनकम होगी। अब ये हाउस होल्ड क्या होगा? इनकम को कुछ तो खर्च करेगा ना, किस पर करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज खर्च करेगा, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पर जो पैसा खर्च किया जाएगा, ये पैसा फिर वापस किसके पास जाएगा? फर्म के पास जाएगा। तो देख रहे हैं,
फिर उसके बाद फिर प्रोडक्शन होगा, फिर ऐसे ये चक्र का रूप ले लेगा। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्म्स होगा। आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए हमारे पास फर्म है, ठीक है। फर्म क्या करेंगे, हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करेगी, जिसके बदले फैक्टर पेमेंट करेगी। यानी कि जो फर्म है भूमि के बदले किराया पे करेगी, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमिता के बदले लाभ पे करेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हाउस होल्ड क्या करेगा, जो आय हुआ है हाउस होल्ड के पास, ये कुछ खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर। किस पर खर्च करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उपभोग व्यय हो जाएगा, उपभोग व्यय हो जाएगा। अब देख रहे हैं, अब ये जो पैसा कहाँ पहुंचा था, अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्च होगा, फिर पैसा कहाँ पहुंचा जाएगा, फर्म्स के पास। तो ये चक्र का रूप ले रहा है। यानी कि फर्म क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से को पैसा पेमेंट करेगा फैक्टर पेमेंट के रूप में। फिर ये जो आय हुआ किसके पास पहुंचेगा, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड इस आय को क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा है, फर्म्स बना रहे हैं। तो देख रहे हैं, एक चक्र का रूप ले लिया। तो ये रहा आय का चक्रीय प्रवाह, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये क्लोज इकोनॉमी के लिए हुआ, किसके लिए हुआ, ये क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था के लिए यह आय का चक्रीय प्रवाह हुआ। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था क्या हो गया, इसमें तीसरा वर्ग शामिल नहीं होगा, मात्र कौन सा वर्ग शामिल होगा, हाउस होल्ड रहेगा, इसमें हाउस होल्ड्स रहेगा और फर्म्स रहेगा, दो ही रहेगा, दो ही पार्टी रहेगी। हालांकि ये इनिशियल स्टेज की बात करेंगे, ये मूलभूत किस्म की अर्थव्यवस्था है, इनिशियल किस्म की अर्थव्यवस्था है क्लोज इकोनॉमी। लेकिन धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसमें पार्टिसिपेटेंट बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जिसमें सरकार शामिल होगी, विदेशी व्यापार शामिल होगा। हम लोग जो कमाते हैं सारे खर्च तो नहीं करते हैं, बचत भी करते हैं। आयात निर्यात, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद देखते हैं आयात निर्यात बढ़ गया, ये यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बचत और सरकार को शामिल करने के बाद चेक करेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह कैसा होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग कारक बाजार को लेते हैं, फैक्टर मार्केट को लेते हैं। किसको लेते हैं, फैक्टर मार्केट को लेते हैं। कारक आय ये क्या करता है, ये कारक आय प्रदान करता है। फैक्टर मार्केट क्या प्रदान करता है, कारक आय प्रदान करता है। इसको फ्लो में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अब इस चीज को समझते हैं कहां से शुरू होता है। तो बाजार के कारक कौन कौन से थे, याद है ना, फैक्टर मार्केट याद है, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद क्या किया गया था, उसके जगह फैक्टर पेमेंट किया गया था, कारक आय, यानी कि लैंड के बदले किराया पे किया गया था। ये आप लोग सीरीज याद कर लेंगे। अब ये किराया कहाँ पर पहुंचेगा, ये जो देख रहे हैं, ये जो एरो का चिन्ह है, लोगों के पास पैसा हाउस होल्ड के पास पहुंचेगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के पास थे। तो पैसा कहाँ पहुंच गया, हाउस होल्ड के पास पहुंच गया। समझते जाइएगा धीरे धीरे, हाउस होल्ड के पास पहुंच गया। हाउस होल्ड क्या करेगा, इन पैसों का उपभोग करेगा। उपभोग करने के लिए कहाँ पहुंचेगा, उत्पाद मार्केट में, ठीक है। उत्पाद मार्केट क्या करेगा, फिर धीरे से ये, फिर उसके बाद उत्पाद मार्केट में जाएगा, ये पैसा फिर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फर्मों की आय होगी और फिर ये पैसा फिर फर्म्स के पास पहुंच जाएगा। तो ये चक्र के रूप में ले लेगा। ये सिंपल सा हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा और इसमें अन्य पार्टिसिपेटेंट को शामिल करते हैं। तो इसमें सरकार को शामिल करेंगे। तो मान लें कि आप हाउस होल्ड हैं, आपको 50,000 रुपए माह कमाई हो रहा है, इसमें से एक हिस्सा आप क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। आप हाउस होल्ड हैं, वो एक हिस्सा क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। यहाँ एक हिस्सा क्या कर रहे हैं, आप उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक हिस्सा उपभोग करेंगे और एक हिस्से को कर के रूप में सरकार को चुकाएंगे। सरकार को किस रूप में चुकाएंगे, टैक्सेस के रूप में चुकाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो बच गया एक हिस्सा, तो बचत भी होगा ना, उसको वित्तीय बाजार में, जो निजी बचत कहते हैं, उसको वित्तीय बाजार, बैंक में या शेयर बाजार में वहां जाकर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ कर देंगे। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में जाकर उसको रख देंगे। कर चुकाए पैसों को सरकार क्या करेगी, अब सरकार के पास भी तो पैसा आ गया ना, तो सरकार क्या करेगी, कर चुकाए पैसों को सरकार उत्पाद मार्केट से कुछ चीजों की खरीदारी करेगी। सरकार क्या करेगी, जो पैसा है कंजप्शन पे कुछ खर्च करेगी, ठीक है। उत्पाद मार्केट से कुछ चीजें खरीदेगी अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जैसे उसको बिल्डिंग लेना है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब पैसा क्या हो गया, प्रोडक्ट मार्केट में फिर पहुंच गया। देख रहे हैं, जो हाउस होल्ड था उसका भी पैसा कहाँ पहुंचा, प्रोडक्ट मार्केट में। जो सरकार था, जो सरकार को टैक्स मिला था, वो भी कहाँ पहुंच गया, प्रोडक्ट मार्केट में। थोड़ा देखते जाइएगा चक्र कैसे बन रहा है। सरकार का कुछ हिस्सा वित्तीय बाजार तक पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ देखिए, सरकार क्या होगा, कुछ
यहाँ से भी पैसा लेती है और कुछ पैसा देती भी है। सरकार कर का कुछ हिस्सा वित्तीय बाजार तक पहुंचाती है और जिसे हम लोग राष्ट्रीय बचत नेशनल सेविंग कहते हैं, ठीक है, नेशनल सेविंग कहते हैं। अब इस राष्ट्रीय बचत को बैंक निवेश करेगी कि बैंक निवेश करेगी कहाँ पर, बैंक निवेश करेगी और ये इनके माध्यम से जो इनके माध्यम से ये पैसा फर्म के पास वापस पहुंच जाएगा। यानी कि वित्तीय बाजार जो है, वित्तीय बाजार का सरकार का भी पैसा है, निजी बचत का भी पैसा है, ठीक है ना। वित्तीय बाजार में शेयर मार्केट भी लगा सकते हैं आप, पूंजी बैंक भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या होगा कि ये पैसा है वित्तीय बाजार में, अब क्या होगा कि इनके माध्यम से पैसा फर्म के पास होगा, क्योंकि कुछ लोगों को लोन चाहिए तो यहाँ से फर्म के पास पैसा फिर सीधे सीधे यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। फर्म यहाँ से लोन लेगी वित्तीय बाजार से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो रहा है, सरकार का कुछ हिस्सा वित्तीय बाजार तक पहुंच जाता है जिससे राष्ट्रीय बचत करते हैं। इस राष्ट्रीय बचत को बैंक निवेश करेगी किसके रूप में, लोन के रूप में, और ये लोन कौन लेगा, फर्म लेंगे, कुछ व्यक्ति भी लेंगे, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ पहुंच रहा है, फर्म के पास पहुंच रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सरकार भी वित्तीय बाजार से ऋण लेगी। अब सरकार भी कभी कभी तो ऋण लेती है, सरकार वित्तीय बाजार से ऋण लेगी और उत्पाद मार्केट में जाकर निवेश करेगी। तो देख रहे हैं यहाँ भी पैसा, और उत्पाद मार्केट का पैसा कहाँ अंतिम रूप में पहुंच रहा है, फर्म्स के पास ही पहुंच रहा है, क्योंकि उत्पादन कौन कर रहा है, फर्म्स ही कर रहा है। तो व्यक्ति भी बैंकों से लोन लेते हैं मकान के लिए, वाहन के लिए, तो ये भी कहाँ जाएंगे, वित्तीय बाजार में, ठीक है, और उत्पाद मार्केट में अंततः जाके फिर इन्वेस्ट कर देंगे। तो निवेश के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मार्केट में, उत्पाद मार्केट में, ठीक है। और अगर उद्योग लगाना है तो फैक्टर मार्केट में बाजार कारक के पास पहुंचेगा, लैंड लेबर कैपिटल के पास। तो इस तरह से देख रहे हैं एक चक्र का रूप लिया जा रहा है। तो हाउस होल्ड का पैसा कहाँ जा रहा है, उत्पाद मार्केट में, सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है उत्पाद मार्केट के रूप में, सरकार भी जो लोन ले रही है वित्तीय बाजार में जा रही है, और वित्तीय बाजार से पैसा सरकार को अगर जरूरत है तो सरकार कहाँ कर रही है, उत्पाद मार्केट में। कुछ लोगों को लोन चाहिए तो फर्म के पास जा रहा, तो अंततः पैसा कहाँ जा रहा है, फर्म के पास, और फर्म के पास पैसा जाने से फिर से ये उत्पादन करेगा, फिर से जितना उत्पादन करेगा उतना जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, और फिर ये क्या होगा, फिर चक्र का रूप ले लेगा। फिर ये क्या करेगा, कारक भुगतान यानी फैक्टर पेमेंट करेगा, फिर फैक्टर पेमेंट यहाँ करेगा बाजार कारक को, ठीक है। फिर ये जो कारक आए हुआ ये कहाँ पहुंच जाएगा, हाउस होल्ड के पास। तो ये चक्र के रूप में घूमता घूमता आपके फिर से ये चक्र पूरे मार्केट में घूमता रहेगा। तो ये चक्र का रूप लेता जाएगा, फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म, ये चक्र के रूप में लेता रहेगा। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह का सिद्धांत रहा। तो ये रहा आय का चक्रीय प्रवाह का सिद्धांत। कल हम लोग मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर की शुरुआत किए थे उत्पादन के कारकों का, कैसे उपयोग होता है, हाउस होल्ड कैसे उपयोग करता है फर्म के लिए, हाउस होल्ड और फर्म में क्या संबंध है, आय का चक्रीय प्रवाह कैसे रूप लेता है, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।